इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम ऑनलाइन लेक्चर्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम तारिक जावेद, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ आज के लेक्चर में सबसे पहले हम केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 में भी हम उसकी डिस्कस करेंगे। एक तो वेटेज के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर नंबर 1 में कितना पेपर कंपाइल होता है, और उसके बाद एंट्री टेस्ट के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी में आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, और उसके बाद एटम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर का जैसा कि नेम है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के भी हिसाब से और एंट्री टेस्ट के भी हिसाब से। तो बेसिक कंसेप्ट की सब वेटेज देखें तो 22 अगर देखें बोर्ड में इसका कितना कंपाइल होता है पेपर, तो मोस्टली यही होता है कि 2 MCQs आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी 2 भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर इस दफ़ा जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो हाफ पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है 4 नंबर का वो इसमें आता है, और उसमें भी या तो कभी थ्योरी आ जाती है, इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है। लास्ट अगर हम इस दफ़ा देखें तो इस दफ़ा की स्कीम में जो है न्यूमेरिकल आ रहा है। और एंट्री टेस्ट की बात करें MD कैट और ECAT के पॉइंट ऑफ व्यू से, MD कैट की इसमें बात करें तो MD कैट में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 4 MCQs आते हैं, जबकि ECAT में चैप्टर नंबर 9 नहीं होता। आउटलाइन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो जस्ट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि केमिस्ट्री में जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं जिनका पूरी फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस करना है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो बेसिक टर्म्स की बात करते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी साइंसेज हैं, जो भी नेचुरल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंस हमेशा स्टार्ट होती है मैटर से। मैटर क्या है कि वो मैस भी रखता हूँ और उसके बाद स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, उसको हम नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें तो सबसे ज़्यादा अर्थ में देखें तो हर तरफ हमें सॉलिड नज़र आता है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड भी मैटर है, क्योंकि उसकी स्पेस भी होती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और उसका मैस भी होता है। गैस भी हमारी सराउंडिंग में है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। और दूसरे नंबर पर जो है वो लिक्विड है। तो तीनों जो फॉर्म है वो किसकी फॉर्म है? मैटर की फॉर्म है। मैटर को आगे मजीद अब यहाँ पर हम कंप्लीट केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जो है जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं कंपाउंड की एलिमेंट्स की बात करूँ तो आपको पता हो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो मैटर जो है, मैटर को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, दूसरे वाली कौन सी होती है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। 2 हिस्सों में मैटर पाया जाता है। पूरे यूनिवर्स में देखें तो मैटर की जस्ट ये 2 ही फॉर्म होती है, या तो प्योर होता है या फिर इम्प्योर होता है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की बात करें तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आगे मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया हो जाता है। एक आ जाता है होमोटॉमिक, दूसरा आ जाता है हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक कौन से होते हैं? जैसा कि नेम से पता है कि होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। ऐसे मैटर की फॉर्म जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हो, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने जो मैटर की फॉर्म होती है उसको हम नाम कर देते हैं एलिमेंट्स का नाम देते हैं। एलिमेंट्स के आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कितनी फॉर्म में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स मेटलाइट भी हो सकते हैं। मेटल के अगर हम एग्जांपल दें तो सोडियम, कॉपर, पोटेशियम एटसेट्रा, आयरन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मैटर की फॉर्म में। उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे किस फॉर्म में आते हैं? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। मेटलाइट्स की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में आते हैं? मेटलाइट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोटॉमिक। हेटेरोटॉमिक कौन से होते हैं? हेटेरोटॉमिक
हैज ए प्योर फॉर्म में। हेटेरोटॉमिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कंसीडर्ड एज ए कंपाउंड। कंपाउंड में एटम जो है मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। अब कंपाउंड आगे मजीद टू टाइप के आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा कौन सा आ जाता है जी, आयनिक कंपाउंड आ जाता है। कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड का सबसे बेसिक यूनिट जिससे मुकम्मल तौर पे कोवलेंट कंपाउंड मिलकर बने होते हैं उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये एग्जांपल आ जाती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट आ जाता है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का सबसे बेसिक यूनिट जिससे मिलकर आयनिक कंपाउंड बना है वो हमारा कौन सा रहता है जी, फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट की अगर एग्जांपल दें तो NaCl NaNO3 आयनिक कंपाउंड जो है उसकी एक NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, उसका सबसे बेसिक यूनिट एक सिंगल NaCl है और NaNO3 भी आयनिक कंपाउंड की एक एग्जांपल है। तो ये तो थी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कि मैटर जो है इम्प्योर फॉर्म में कैसे पाया जाता है। इम्प्योर फॉर्म में अगर बात करें तो इसके आगे मजीद टू टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है होमोजीनियस और दूसरा आ जाता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म ऑफ मैटर क्या होती है, मोस्टली हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन में जो सा भी सॉल्यूशन लाइक हमारा NaCl सॉल्यूशन होता है, हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सारी क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस में कौन क्या चीज आ जाती है जी, हेटेरोजीनियस में सारे मिक्सचर्स आ जाते हैं। मिक्सचर्स की कौन कौन सी एग्जांपल है, अलाइड सोल्ड फॉर्म आ जाते हैं, कोलाइडल्स आ जाते हैं और सस्पेंशंस आ जाते हैं। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द किन किन हालतों में या किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि देन व्हाट्स इज केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक जो है हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं केमिस्ट्री को। व्हाट्स इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कोई एक अलग से चीज नहीं है, ये एक साइंस है। और कौन सी साइंस है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मैटर को ही डिस्कस करना है। मैटर की किन किन प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करें तो एक्चुअली आप उस किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मैटर की केमिस्ट्री बयान कर रहे होते हैं। बेटे यहाँ पर जो सी मर्जी फॉर्म ऑफ मैटर हो, चाहे वो प्योर हो, चाहे वो इम्प्योर हो, चाहे वो होमोटॉमिक हो, हेटेरोटॉमिक हो, होमोजीनियस हो, हेटेरोजीनियस हो, जो सी मर्जी फॉर्म ऑफ मैटर हो, अगर आप उस मैटर की कंपोजिशन देख रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, आप उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आप उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड एज वेल एज इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर से क्या मुराद है, मैटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चार कंसेप्ट, ये चार इंफॉर्मेशन आप किसी भी कंपाउंड्स की एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअली आप उसकी क्या एक्सप्लेन करें, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर हम डिफाइन करें तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, structure of matter as well as interconversion of matter is called chemistry. Now what's the basic unit of chemistry? Chemistry का basic unit क्या है जिसके बगैर केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो बेटा एवरीथिंग, हर चीज का एक बेसिक यूनिट होता है। अगर हम इंसान की बात करें, अपनी बात करें तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन। अगर हम इस क्लासरूम की बात करें तो एक ईंट जो है एज अ सिंगल ब्रिक इज अ बेसिक यूनिट ऑफ दिस क्लासरूम। सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो व्हाट्स द बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री? बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री इज एटम। एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। यहां से हमारा केमिस्ट्री का प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे हमारे जो थी, ये सारे एक बेसिक टर्म थी जिसको हमने पूरी एफएससी में नॉट ओनली सिंगल फर्स्ट ईयर बट सेकंड ईयर में भी हमने इसको डिस्कस करना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमारा बेसिक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट।
देन एटम क्या है, एटम को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको देखते हैं कि इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। हर बच्चे को, मुझे पता है कि हर बच्चे को डेफिनेशन आती है एटम की, व्हाट्स एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट्स कॉल्ड एटम। लेकिन ये जो डेफिनेशन हम तक पहुंची है, ये कैसे पहुंची है, किस किस दौर से, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया और ये रिफाइन फॉर्म होकर हमारे तक पहुंची है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बेटे जहां पर वर्ड आ जाता है ह्यूमन साइंस का, साइंस का वर्ड आ जाता है। एक ऐसी कौम, एक ऐसे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने हर किस्म की साइंस में, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, हर किस्म की साइंस में उनका एक बहुत अजीम रोल रहा है, वो आ जाते हैं ग्रीक्स। तो सबसे पहले एटमों का कंसेप्ट, एटम्स का कंसेप्ट देने का सबसे पहले जो काम किया था वो किन्होंने किया था, ग्रीक्स ने किया था। तो लेट्स सी कि ग्रीक्स ने क्या किया। बेटे सबसे पहले ग्रीक्स जो यूनानी है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, हमारे पास जो से मर्जी फॉर्म ऑफ मैटर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, जो से मर्जी फॉर्म ऑफ मैटर। मोस्ट ये फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर भी है प्लाज्मा, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। तो जो सी मर्जी फॉर्म ऑफ मैटर हो, तोड़ते जाए। लाइक मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, अगर इस बोर्ड मार्कर को मैं पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, फिर 4, 8, 16, 32, 64, इसी तरह अगर मैं डिवाइड करता जाऊं, इवन कि मैं इतना इसको डिवाइड कर दूं कि ये एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाए, मजीद उस यूनिट को जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको मजीद डिवाइड करना मुमकिन ना हो, मजीद उसको तोड़ना मुमकिन ना हो। ये कंसेप्ट किन्होंने दिया, ग्रीक्स ने दिया। ग्रीक्स ने क्या किया, मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू smaller and smaller unit। ये कंसेप्ट था और ये प्री हिस्ट्रिकल डेज में था। मतलब कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया, कौन सा ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने ये कंसेप्ट दिया, उसका भी हिस्ट्री में नहीं है। हाँ, यहां तक रिसर्च पहुंच। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था ल्यूकिपिस, और उन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था डेमोक्रेटस। तो डेमोक्रेटस ने ये जो बेसिक यूनिट था, जो स्मॉलेस्ट यूनिट था किसी भी मैटर का, उसको नाम दे दिया एटम। तो एटम को सबसे पहले, एटम का नाम किसने दिया, डेमोक्रेटस ने दिया। कौन सा ये दौर था, ये 5th सेंचुरी थी BC, बिफोर क्राइस्ट। उस दौर में डेमोक्रेटस ने वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको डेमोक्रेटस ने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। अब एटम जो है ये एक वर्ड से मिलकर निकला, वो कौन सा होता है, एटमोस। और एटमोस का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल, ना कहा पे तकसीम, मजीद इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ग्रीक्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ग्रीक्स कौन से थे, ग्रीक्स बेटा फिलोसोफर थे। ग्रीक्स वर नॉट अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये अपनी फिलॉसफी दी। फिलॉसफी और फिलॉसफर और साइंटिस्ट में क्या फर्क होता है, फिलॉसफर वो होता है जो लैब में काम नहीं करता। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, फिलॉसफर इज अ दैट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो भी साइंटिस्ट ही होते हैं, उन्होंने भी नेचर को ही डिस्कस करना, उन्होंने भी साइंस को ही एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन ये वो उन लोगों का ग्रुप होता है जिनका लैब से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ तख़य्युलाती काम करते हैं, तख़य्युलाती सपोजिशन देते हैं। जब ये साइंटिस्ट होता है वो कौन सा, वो लैब लवर होता है, वो लैब में काम करता है। तो ग्रीक्स फिलॉसफर ने ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया
कि एटम जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट होती गई, डेवलपमेंट होती हुई तो इसके दरमियान में कितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो हमारा आउटलाइन का हिस्सा नहीं, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट टू 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में बहुत बड़े इनकलाब आया साइंस में, खासकर केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम हुआ। क्या हुआ? 17th सेंचुरी में बेटे साइंटिस्ट ने स्टार्ट किए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, इससे क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं, अगर हमारे पास वाटर है, वाटर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, वाटर में हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर हो तो 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है, तो ये क्या कहलाता है? ये सारे सारा कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो 17th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट ने काम किया वो क्या किए? क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो रिजल्ट्स थे, जो फाइंडिंग्स थी, वो ये वाले थे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो रिजल्ट्स थे कौन से रिजल्ट थे? सबसे पहले तो ये था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में साइंटिस्ट ने ये बताया कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स were the components of different substances। यानी चंद एक ही एलिमेंट हैं जो मुख्तलिफ सब्सटेंस में पाए जाते हैं, यानी चंद एक ही एलिमेंट से मिलकर मुकम्मल मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बने होते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, इधर देखिए अगर वाटर है तो वाटर किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ऑक्सीजन वाटर में भी है, सल्फर में भी है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में भी है और वाटर में भी है। तो चंद एक ही एलिमेंट जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का हिस्सा है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो है वो चंद एक एलिमेंट से मिलकर बने हुए। पहला फाइंडिंग ये थी। रिजल्ट नंबर 1 किसका रिजल्ट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। रिजल्ट नंबर 2, दूसरा रिजल्ट क्या था? दूसरी फाइंडिंग क्या थी? दूसरी फाइंडिंग में ये थी कि साइंटिस्ट ने ये बताया, ये एक्सप्लेन किया कि हाउ एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड, कि एलिमेंट्स कंपाउंड में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स, कि कंपाउंड्स किस तरह एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं और किस तरह कंपाउंड को तोड़कर एलिमेंट्स हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ 17th सेंचुरी वर्क? व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ 17th सेंचुरी वर्क? तो यहाँ पर आपने लिखना है कि 17th सेंचुरी के जो रिजल्ट्स हैं, the findings of a 17th century experiments are the quantitative analysis, and the quantitative analysis disclosed two type of information. On one is that only few elements are the components of different substances, and second one is that how elements are converted into compounds and how compounds are broken down into elements. नेक्स्ट आ जाती है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या काम हुआ? 19th सेंचुरी को मैं इधर लेकर 19th सेंचुरी में जिस बंदे ने केमिस्ट्री को फिलॉसफी से साइंस की तरफ लेकर आया वो थे जॉन डॉल्टन।
19वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया और खासकर एटम को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया बेटे? उसने 19वीं सेंचुरी में उसने एक को अपनी दी एटॉमिक थ्योरी। क्या कहलाती है जी? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की दूसरे नंबर पर उसने एटम के बारे में एक और बहुत बड़ा काम किया, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम की एक्सप्लेनेशन के लिए कि उस दौर में, बल्कि अभी भी यूनिवर्सल लॉ है, दो यूनिवर्सल लॉ है, एक बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और ये दोनों ऐसे लॉ हैं जिसको तमाम किस्म की साइंस जो है वो एक्सप्लेन करती है। कोई भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तमाम किस्म के साइंसेस में यूनिवर्सल है। मतलब वो हकीकत, उनको जुटलाया नहीं जा सकता। जॉन डाल्टन ने ये कह दिया, एक तो जॉन अपनी एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। अब एटम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब डिफरेंट हो गए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ये भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये तो था इसकी जॉन डाल्टन थ्योरी का सबसे मेन पार्ट। बाकी मैं बात करता हूं जॉन डाल्टन ने क्या काम किया। जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी पेश की। कब की? 1818। उस थ्योरी का क्या मेन पॉइंट क्या है? कि डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दूसरा उसने ये बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं लॉ लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन। ये दोनों ठीक हैं। कब ठीक हैं? इफ एटम प्रेजेंट। अगर एटम का कंसेप्ट है, अगर एटम का मौजूदगी है तो फिर ये दोनों लॉ भी ठीक है। अगर एटम का कंसेप्ट नहीं है, एटम नहीं है, तो ये दोनों लॉ भी क्या है? रॉन्ग। और इन लॉज को रॉन्ग कहना, इन लॉज को जुटलाना एक्चुअली पूरी साइंस को जुटलाने के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों लॉ क्या है? यूनिवर्सल है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अबाउट एटम कि जब दी, उसके बाद फिर मॉडर्न रिसर्च आती है, और ना सिर्फ यहाँ तक है बल्कि उन्होंने एटम की मॉडर्न डेफिनेशन भी दे दी। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या बेटे? एटम की मॉडर्न डेफिनेशन है, और ये वही डेफिनेशन है जो किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। कौन सी डेफिनेशन है बेटे? एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which take part in a chemical reaction. The smallest particle of an element which take part in a chemical reaction, that's called an atom. Modern definition कौन सी है? दो। हाँ, एक और चीज में, and also ये भी लिख सकते हैं, have independently existence or not। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता।
ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये तमाम के तमाम वो एटम्स की एग्जांपल हैं जिनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होती है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है एज सिंगल यूनिट। हाँ, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, तो इनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये एटम को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, ठीक है। मॉडर्न रिसर्च में यहाँ तक ये सोचा जा रहा था, एक चीज और मैं बता दूं, जहां डाल्टन की थ्योरी तक ये सोचा जा रहा था एटम कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, एटम को मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते, एटम इज अ सिंगल यूनिट, एटम के अंदर और कोई पार्टिकल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक एटम को तोड़ा भी जा सकता है, जिस तरह आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें, तो उसमें एटम का न्यूक्लियस टूटता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी एटम को तोड़ा भी जा सकता है, एटम को तोड़कर उससे एनर्जी भी हासिल की जा सकती है, और उसके साथ साथ एटम नॉट अ सिंगल यूनिट, एटम हैव अ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो सबसे मेन पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। और उसके बाद अदर देन दीज पार्टिकल देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल विच आर आल्सो कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ये बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहीं से बात आगे स्टार्ट